कितने होते हैं? रिलेटिव में होते हैं 6, हमें फिलहाल कवर अप करने हैं 4। उन 4 में से हमने कितने कर लिए? उन 4 3 कर लिए। वेरी गुड। क्या क्या? तो फिर 5 हैं, हमें कवर अप करने हैं 5। एक हमने पढ़ लिया परसेंटेज, एक हमने पढ़ लिया ईएम, एक हमने पढ़ लिया रैम। अब सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए 2 और बता रहा हूं, हालांकि वो यूज इतने ज्यादा नहीं होते हैं। इनमें से एक है CH और एक है EX। सबसे पहले बात करते हैं CH यूनिट के बारे में। आप पढ़िए एंड इफ यू कैन गेस, बताइए क्या करता होगा ये। क्या होगा अगर आप बोल देंगे CH? अच्छा चलो, मैं आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम देता हूं। ठीक है, छोटी सी प्रॉब्लम। बिल्कुल 7 होते हैं राज, 7 होते हैं, अपन को 5 पढ़ने हैं। ठीक है, बाकी के 2 हम आगे पढ़ेंगे जब उनसे रिलेटेड हैंडलिंग करेंगे प्रॉपर्टीज की। तो अब CH क्या करता है ये समझने के लिए लेट्स डिस्कस दिस एग्जाम्पल। ठीक है, ये बताइए, थोड़ी देर के लिए इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूं। साइज याद है आपको? साइज क्या होता था जब आप किसी इनपुट में साइज देते थे? तो जो टेक्स्ट बॉक्स बन के आता था वो इतना विड्थ पे आता था कि यूजर टाइप कर पाएगा 10 विजिबल कैरेक्टर। टाइप तो वो 11 12 13 कैरेक्टर भी कर लेगा। उसे कंट्रोल करना है तो यूज करते थे आप मैक्स लेंथ, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं साइज की, है ना। अब अगर मैं इस पेज को रन करता हूं, साइज इक्वल टू 10 का मतलब है कितने कैरेक्टर दिखेंगे? देखकर तो ऐसा लग रहा है 10 दिखने चाहिए। लेट्स रन द कोड एंड सी होता क्या है। जब आप कोड रन करेंगे और आप टाइप करना शुरू करेंगे, गिनते चलिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन मैं तो 11 12 13 14 15 तक टाइप कर पा रहा हूं। मतलब वो जब आप साइज इक्वल टू 10 कह रहे हैं, हर जगह वो एग्जैक्टली 10 नहीं होगी। अगर आपको लगता है नहीं सर 10 मतलब 10, तो फिर आप CSS की मदद लीजिए। CSS को बोलिए कि मुझे इस इनपुट के लिए विड्थ दो 10 CH की। 10 CH एग्जैक्टली मींस 10 कैरेक्टर। अब आप अगर सेव करने के बाद इस पेज को रन करेंगे तो आउटपुट चेक कीजिए। ठीक, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो थोड़ा छोटा हो गया है विड्थ में। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दैट इज द रोल ऑफ CH। बट इतना रेस्ट्रिक्टेड आप कभी होंगे नहीं, अगर होना पड़ जाए तो CH आपकी मदद कर सकता है। लिखिए फटाफट। रिलेटिव यूनिट में तीसरा, सॉरी चौथा, CH। CH लिखिए। द यूनिट CH is generally used, the unit CH is generally used for setting, the unit CH is generally used for setting width of input controls like text box, and it is always equal to current font. It is always equal to current font's character. It is always equal to current font's characters. ठीक है, अब ये रूल सेट उतारिए, सिर्फ जो स्टाइल में लिखा है उतना। फॉर एग्जाम्पल उतारिए CSS। फॉर एग्जाम्पल लिखा फॉर एग्जाम्पल, और ये स्टाइल टैग उतारिए। द अबव कोड will produce
every input control to be 10 characters wide. Every input control to be 10 characters wide. 10 characters, WIDE, wide. क्लियर? तो बटन भी, हाँ, जिस तरह से आपने रूल सेट लिखा है, आपने सिर्फ इनपुट टैग का नाम दिया है ना, इनपुट टैग से कितने एलिमेंट बनते हैं? 9 के 9 इसी रूल सेट पे आ जाएंगे। और मैं चाहता हूं नहीं, सिर्फ टेक्स्ट बॉक्सेस पे रूल सेट लगे तो बोलिए बोलिए बोलिए, कुछ पढ़ा था आपने? तो फिर हम इस पे लगा देंगे एट्रीब्यूट, स्क्वायर ब्रैकेट, याद है? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे टेक्स्ट इज इक्वल टू, और यहां बोल देंगे सॉरी टाइप इज इक्वल्स टू, और यहां बोल देंगे टेक्स्ट। ये बोलकर आप ब्राउजर को क्या बोल रहे हैं? सारे इनपुट कंट्रोल पे 10 मत लगा देना, सिर्फ उन पे लगाना जिनके टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू टेक्स्ट है। इस तरह से आप टेक्स्ट के बेसिस पर सेट करते हैं, ठीक है? फिर सर साइज मैटर करेगा? नहीं, साइज इस पे मैटर नहीं करेगा, पासवर्ड पे तो करेगा ना। अगर हमने खाली इनपुट में बोल दिया विड्थ कोलन 10 CH, तो पासवर्ड कंट्रोल भी 10 के बनेंगे, टेक्स्ट बॉक्सेस भी 10 के बनेंगे। क्लियर हुआ? चलें आगे। ठीक, बिल्कुल दिलीप, इट इज ऑलवेज इक्वल टू करंट फॉन्ट्स कैरेक्टर। इस समय करंट फॉन्ट कौन सा है ब्राउजर में? टाइम्स न्यू रोमन। हो सकता है किसी ने एरियल सेट करा हो, तो वो एरियल के 10 कैरेक्टर के हिसाब से हो जाएगा। और आप जानते हैं फॉन्ट टू फॉन्ट कैरेक्टर की विड्थ डिफरेंट होगी, फॉन्ट टू फॉन्ट कैरेक्टर की विड्थ डिफरेंट होगी, ठीक? तो अगर आप साइज इक्वल टू 10 लिखते हैं तो वो डिफॉल्ट टाइम्स न्यू रोमन पे चला जाता है। यहां लिखते हैं 10 CH, तो बोलता है जो ब्राउजर में इस समय फॉन्ट है उसके हिसाब से 10 कैरेक्टर। अब वो फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन हो, एरियल हो, हेलवेटिका हो, जो फॉन्ट होगा उसके 10 कैरेक्टर के हिसाब से सेट हो जाएगा, ठीक है? बढ़िए, अगला इससे भी रेयर यूज होता है। अगले पे आइए, टाइटल डालिए EX। एनी गेसेस आप अगर समझा पाए? EX का चक्कर क्या है? क्या मतलब? हाइट ऑफ द करंट फॉन्ट्स लोअर केस x, क्या है ये? नहीं, हाइट मैनेज नहीं करेगा। समझो, अगर आपने बोल दिया कि मेरे को 10 EX की साइज दे दो, राइट? तो यहां पर ये देखा जाएगा कि ब्राउजर में इस समय जो फॉन्ट है, कौन सा फॉन्ट है? टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन में 26 लेटर होंगे, सभी में होते हैं। उन 26 में से एक लेटर होगा X होगा। उस X लेटर की, सुनना ध्यान से, कुछ हाइट होगी, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 2.5 पिक्सल, 3 पिक्सल, कुछ होगी। उतनी हाइट का मल्टीप्लाइड बाय 10 आपके फॉन्ट की हो जाएगी साइज। मतलब अगर मैं मान लूं X अल्फाबेट की साइज है 2 पिक्सल, तो यहां 10 EX बोलना मतलब मुझे फॉन्ट चाहिए 20 पिक्सल का। नहीं आया समझ? फिर बोलूं आया? ये कोई यूज नहीं करता है, बस दिया हुआ है। जनरली वो यूज करता है जो प्रिंटर के लिए वेबसाइट्स बना रहे हैं। बट समझ लीजिए, अगर किसी ने बोला 10 EX का मतलब क्या है, आप बोलोगे ब्राउजर थोड़ी सी मैथ्स ज्यादा करेगा। जो इस समय ब्राउजर में फॉन्ट सेट है, उस फॉन्ट के 26 कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर उठाएगा विच इज लोअर केस x। आप ये नहीं बोल सकते यही क्यों, बनाया ही ऐसा गया है इसको। लोअर केस x उठाएगा, उस x की हाइट निकालेगा पिक्सल्स में। मान लीजिए उसकी हाइट आ रही है 2 पिक्सल या 3 पिक्सल हाइट आ रही है, तो वो यहां रख देगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 बन जाएगा 30 पिक्सल। जैसे आपको याद है लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा, अगर मैं बोलता 1 EM तो वो यहां 16 रख रहा था। EM का मतलब 16 ही होता है ना फॉन्ट साइज। ऐसे वो EX की जगह उतना रख देगा जितना X लेटर की हाइट है। अब पढ़िए, रिलेटिव टू द हाइट ऑफ द करंट फॉन्ट्स लोअर केस x। करंट फॉन्ट में A की कुछ हाइट होगी, B की कुछ हाइट होगी, C की कुछ हाइट होगी, ऐसे X की कुछ हाइट होगी, वो हाइट मल्टीप्लाइड बाई 10। अगर आपने बोल दिया 10 EX तो बहुत रेयर यूज होता है, लिख लीजिए EX। दिस यूनिट रिप्रेजेंट्स हाइट विद रेस्पेक्ट टू, हाइट नहीं सॉरी हाइट गलत बोल दिया मैंने, साइज कर दीजिए उसे। दिस यूनिट रिप्रेजेंट्स साइज विद रेस्पेक्ट टू हाइट। दिस यूनिट रिप्रेजेंट्स साइज विद रेस्पेक्ट टू हाइट ऑफ
lowercase x of the current font. So, कोड उतारिए। बोलूं? Assuming that current font is Times New Roman and assuming that current font is Times New Roman and height of alphabet X to be 1.5 pixels, height of alphabet X to be 1.5 pixels, the above input control कितना 15 pixel wide. The above input control will be of 15 pixels width. The above input control will be of 15 pixels width. 15 कैसे आया? 10 multiplied by 1.5. EX की जगह आ गया 1.5. 15 pixels width. चलिए, ये हुआ हमारा यूनिट्स खत्म। अब हम इसे यूज करेंगे आगे बहुत सारे एग्जांपल्स में। शुरू करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो डिजाइनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और वो है सीएसएस की मदद से कैसे आप अपनी वेबसाइट का हैंडल करेंगे बैकग्राउंड। तो पहले बताइए, अभी तक बैकग्राउंड किससे हैंडल करते थे? बॉडी से बैकग्राउंड हैंडल करा करते थे। बॉडी के थ्रू कलर देते थे, इमेजेस देते थे, और जब इमेजेस देते थे तो एक बड़ी दिक्कत आती थी, इमेज अपने आप को कर लेती थी रिपीट। अब आपकी वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आप पूरी वेबसाइट पे एक बैकग्राउंड इमेज सेट कर पाएंगे, इमेज को रिपीट होने से रोक पाएंगे, और कई तरह की एक्स्ट्रा फीचर्स आपको बैकग्राउंड में सीएसएस प्रोवाइड करती है। प्रॉपर्टी का नाम है बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड प्रॉपर्टी की टोटल 8 वैल्यूज होती हैं, 8 प्रॉपर्टीज होती हैं, आप यूं बोल लीजिए। लेकिन 8 में से हमारे काम की जो अभी सबसे ज्यादा आएंगी वो आएंगी 6। तो देयर आर 6 प्रॉपर्टीज जिनसे क्या कंट्रोल होता है? जिनसे कंट्रोल होता है बैकग्राउंड लुक। अब बैकग्राउंड लुक जब मैं बोल रहा हूं तो उसमें कलर भी आ रहा है, उसमें इमेजेस भी आ रही हैं, पोजीशंस भी आ रही है, बहुत चीजें हैं जो आप हैंडल करेंगे यूजिंग बैकग्राउंड। टाइटल डालिए, स्टाइलिंग बैकग्राउंड यूजिंग सीएसएस। पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा। स्टाइलिंग बैकग्राउंड यूजिंग सीएसएस, पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, बैकग्राउंड प्लेस very important role. Background plays very important role. Background plays very important role in appearance of a website. In appearance of a website. Number 2, it helps us control color, comma, image, comma, position of background content of any HTML element. Background content of any HTML element. Third point, CSS overall provides 8 properties. CSS overall provides 8 properties for background. CSS overall provides 8 properties for background.
and 6 of them are very crucial. 6 of them are very important या crucial and they are, ठीक है। अब मैं आपको एक एक समझा दूं, फिर एक एक को डिटेल में लेते हैं। पढ़िए, पहला तो आप भी बता सकते हैं क्या करेगा ये, बैकग्राउंड कलर सेट करेगा। किसका, किसी का भी, जिसके बैकग्राउंड पे लगा देंगे उसका। पैराग्राफ का बोलेंगे तो पैराग्राफ का, टेबल का बोलेंगे तो टेबल का, और बॉडी का बोल देंगे तो पूरे पेज का। ठीक है, कलर सेट करने के कई तरीके हैं जो अपन अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा है बैकग्राउंड डैश इमेज। इससे क्या कंट्रोल होगा, इससे इमेज कंट्रोल होगी जो इमेज आपको लानी है। और याद रहे, इसके अलावा जितनी प्रॉपर्टीज हैं सब इसी पे काम करेंगी। मतलब टोटल 6 प्रॉपर्टी है ना, 6 में से कलर हटा दीजिए, बाकी 5 प्रॉपर्टीज हैं वो काम बैकग्राउंड पे आने वाली इमेज पे करती हैं। मतलब उन चारों के लिए जो बाकी की 4 बचेंगी, इमेज देना जरूरी है। इमेज की ही होगी रिपीटिंग कंट्रोल, इमेज का ही होगा अटैचमेंट कंट्रोल, इमेज की ही होगी पोजीशन कंट्रोल, इमेज को लेकर ही हम देंगे साइज। कलर की कोई साइज नहीं होती, कलर की कोई पोजीशन नहीं होती, कलर का कोई अटैचमेंट नहीं होता। इसलिए बैकग्राउंड कलर एक अलग प्रॉपर्टी मान सकते हैं, लेकिन इन 5 का ग्रुप है और इस ग्रुप की लीडर है बैकग्राउंड इमेज। ये आएगी तो बाकी आएंगे। क्लियर, बैकग्राउंड इमेज से आप सेट करेंगे बैकग्राउंड पे कौन सी इमेज चाहिए। बाय डिफॉल्ट इमेज सीएसएस में भी अपने आप को रिपीट करेगी। क्या आपको इस रिपीटेशन को रोकना है? हाँ, रोकना है तो आप हैंडल करेंगे बैकग्राउंड रिपीट, जो कई तरह से आपको कंट्रोल करने को देगी। आप चाहेंगे तो बिल्कुल रिपीट नहीं होगी इमेज, आप चाहेंगे तो ऐसे रिपीट होगी, ऐसे माने हॉरिजॉन्टली, आप चाहेंगे तो ऐसे रिपीट होगी यानी वर्टिकली। आप जैसा बोलेंगे रिपीटेशन वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं बोलेंगे तो रिपीट मल्टीपल टाइम्स होगी, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। देन वी हैव अ प्रॉपर्टी हुज नेम इज पोजीशन। बाय डिफॉल्ट इमेज आती है कॉर्नर से। कौन सा कॉर्नर? टॉप लेफ्ट। आपको कहीं और चाहिए? हाँ, कहीं और चाहिए। सेंटर पे चाहिए, सेंटर पे आ जाएगी। किसके सेंटर पे? पूरे पेज के सेंटर पे। अभी तक सेंटर जब भी सुनते थे रो का सेंटर समझते थे, इस बार आप इमेज को सेट कर पाएंगे पूरे पेज के सेंटर पे। देन वी हैव अ प्रॉपर्टी कॉल्ड अटैचमेंट। इससे आप ये तय करते हैं कि अगर पैराग्राफ या पेज स्क्रॉल होगा तो इमेज वही रहे या इमेज स्क्रॉल हो जाए। आपने बहुत सारी एजुकेशनल वेबसाइट्स पे देखा होगा, जो लोगो होता है या गवर्नमेंट वेबसाइट पे लोगो सेट रहता है, टेक्स्ट उसके ऊपर से स्क्रॉल करता हुआ जाता रहता है। आप ऐसा चाहते हैं तो आप हैंडल करेंगे अटैचमेंट को। अटैचमेंट नहीं यूज करेंगे तो इमेज पेज के साथ स्क्रॉल हो जाएगी, करेंगे तो इमेज अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगी, कंटेंट उसके ऊपर से स्क्रॉल होता रहेगा। ये कंट्रोल करती है अटैचमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है इमेज की साइज। आपका पेज बहुत बड़ा है, आपकी इमेज इतनी सी है, आप चाहेंगे इमेज स्ट्रेच होकर अपने आप को पूरे पेज के बराबर कर ले, तो ये करेंगे आप यूजिंग बैकग्राउंड साइज। सिंपल। उतारिए फटाफट, पहला लिखिए बैकग्राउंड कलर और सीधे एग्जांपल पे आता हूं। बैकग्राउंड कलर लिखिए। द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी helps us set the background color property helps us set background color of the image. The background color property helps us set background color of the image. Sorry, not image, background color of the element. And we have 4 ways to set it. कितने तरीके हैं? 4। We have 4 ways to set it. कलर सेट करने के 4 तरीके हैं। ठीक है, we have 4 ways to set it. स्लाइड में 3 लिखा है 4। We have 4 ways to set it. पहला लिखिए, assigning color name. Assigning color name. दूसरा लिखिए, यूजिंग RGB फंक्शन। लिखिए, मैं बताता हूं फिर सबको। यूजिंग RGB, पैरेंथेसिस लगाइएगा, CSS का फंक्शन है RGB फंक्शन। तीसरा, यूजिंग हेक्स वैल्यूज फॉर कलर। यूजिंग हेक्स वैल्यूज फॉर कलर। चौथा लिखिए, यूजिंग RGBA फंक्शन। कितने फंक्शन है कलर के लिए? 2। एक मैं पढ़ाऊंगा, एक आप पढ़ के आएंगे अगले लेक्चर में। जो मैं पढ़ाऊंगा आपको वो RGB है, आप पढ़ के आना RGBA क्या है। ठीक है, व्हाट डज A डू।
हालांकि ए का फुल फॉर्म मैं बता देता हूं, ए का मतलब है एल्फा, लेकिन नाम सुन के समझ नहीं आएगा आपको एल्फा करता क्या होगा, तो ढूंढिएगा व्हाट इज द रोल ऑफ RGBA। तो अपन अभी पढ़ते हैं ये तीन। जो पहला स्टाइल है वो ये कह रहा है आप सीधे सीधे कलर का नाम दे दीजिए। तो मैंने कलर का नाम दे दिया यहां पर लाइट पिंक। अब आप समझ सकते हैं मैं कलर का नाम वही दे पाऊंगा जिन कलर्स के नाम हैं। बहुत सारे कलर ऐसे हैं जिनका कोई नाम नहीं है, तो मुझे उनका देना पड़ेगा हेक्स कोड। तो या तो मैं उनका हेक्स कोड दे दूं जो आपको नीचे दिख रहा होगा, और अगर आप हेक्स कोड नहीं देना चाहते हैं तो आप CSS का यूज कर सकते हैं फंक्शन जिसका नाम है RGB। R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू। ये फंक्शन आपसे 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। हर आर्ग्यूमेंट एक इंटीजर होगा फ्रॉम 0 to 255। 0 का मतलब होता है मुझे ये वाला कलर बिल्कुल नहीं चाहिए, 255 का मतलब होता है मुझे ये वाला कलर हाईएस्ट इंटेंसिटी पे चाहिए। तो अगर मैं यहां लिख देता 255,0,0 तो कलर आता रेड। अगर मैं लिख देता 255,255,0 तो कलर आता येलो। अगर मैं लिख देता 0,255,0 तो कलर आता ग्रीन। और अगर आपको लग रहा है सर ऐसे मुझे कैसे पता चलेगा किस पे कौन सा कलर आएगा, तो इस मामले में आपकी मदद VS कोड करेगा। यहां पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप चेक करेंगे राइट साइड पे आपको एक पैलेट दिख रहा होगा, दिख रहा है एक पैलेट, राइट। इस पैलेट में आप जैसे जैसे कलर बदलते जाएंगे वैसे वैसे RGB की वैल्यू अपने आप सेट होती जाएंगी, और जो आपको कलर चाहिए वो कलर आप यहां पे कर सकते हैं यूज। अगर यहां पे नहीं करना है, आपको इस वे में नहीं जाना है, तो आपके पास दूसरा तरीका भी है। मैंने पहले भी कहा था आपसे, ब्राउजर पे आइए और ब्राउजर पे आकर लिख दीजिए CSS कलर्स। जैसे ही CSS कलर लिखेंगे आपके सामने एक कलर पैलेट आएगा। यहां जाइए W3C की साइट पे, खोलिए इसको, यहां आपको ढेर सारे कलर्स मिलेंगे। जो भी कलर आपको यूज करना हो, ये आप देख रहे हैं ये उसकी RGB वैल्यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एलिस ब्लू है, इसका RGB कोड है 240, 248, 255। ये अगर आप देख रहे हैं तो एक्वा है, इसका कलर कोड है 0, 255, 255। अगर आपको अपना कोई कलर बनाना है वो भी पॉसिबल है। थोड़ा सा स्क्रॉल करिए नीचे, यहाँ CSS कलर्स करके ऑप्शन आएगा, क्लिक करिए, यहाँ आपको कलर्स दिखेंगे और इसमें से आप जो भी कलर यूज करना चाहें उस कलर को यूज कर पाएंगे। यहाँ कुछ स्टैंडर्ड कलर आपको दिख रहे होंगे, इनमें से आपको कोई कलर चाहिए आप वो ले सकते हैं, RGB की वैल्यू दे सकते हैं, और बहुत सारे पैलेट्स मिलेंगे जहां पर आप कलर्स पे जा सकते हैं। ये CSS के RGB कलर्स हैं, ये RGB वैल्यूज हैं। यहाँ कम करिए, ये रेड कम हो गया, ग्रीन को आपने बढ़ा दिया, ब्लू को आपने थोड़ा बढ़ा दिया, ये कुछ कलर बन गया। अब ये कलर का कोई नाम नहीं है, इस कलर की ये RGB वैल्यूज हैं। कॉपी करिए अपनी साइट में पेस्ट कर दीजिए, वो कलर आपको आपकी साइट पे मिल जाएगा। इस तरह के कलर पैलेट्स की मदद से आप कई जगहों पर इन कलर्स को कर सकते हैं अप्लाई। ठीक है, बढ़े आगे, सिंपल है। तो आप ये वाला एग्जांपल उतार लीजिए जिसमें मैंने तीनों स्टाइल्स में कलर दिए हैं। पहले में नाम दिया है, दूसरे में RGB यूज करा है मैंने बाईपासिंग 0,255,255, बल्कि 255 दे देता हूं तो कलर थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। और सारे 255 हो गए तो क्या होगा, सारे 255 हो गए तो व्हाइट, सारे 0 हो गए तो ब्लैक। उतार लीजिए तीनों तरीके कलर के। तो जब ये पेज रन करेंगे तो क्या कलर आएगा बाय डिफॉल्ट, बॉडी का, बॉडी का कलर कुछ ब्लूइश आएगा, क्योंकि आपने बैकग्राउंड कलर बॉडी के लिए कुछ ये वाला दिया है, राइट। H1 का कलर लाइट पिंक आएगा और पैराग्राफ का कलर येलो आएगा। लेकिन याद रहिए किसका कलर है, बैकग्राउंड का कि फॉन्ट का, ये बैकग्राउंड का कलर है। फॉन्ट का कलर सेट करने की प्रॉपर्टी का नाम है कलर। ये जो प्रॉपर्टी आप सेट कर रहे हैं ये सेट करेगी बैकग्राउंड।
अभी आ रही है वॉइस? अभी आ रही है वॉइस? एम आई ऑडिबल नाउ? गुड। वेट कीजिए, माइक बैटरी खत्म हो गई है। वेट करें ऑनलाइन स्टूडेंट 2 मिनट। अभी आ रही है वॉइस? प्रॉपरली आ रही है? गुड। तो मैं समझा रहा था, ये जो आप देख रहे हैं ये हेक्स वैल्यूज में मैंने अलग अलग शेड्स दिए हैं। मैं ये भी कह रहा था कि ये जो बैकग्राउंड कलर है ये बैकग्राउंड का कलर सेट करेगा। इसी तरीके से आप टेस्ट सेट कर सकते हैं फॉन्ट का कलर। यानी फॉन्ट का कलर सेट करने के लिए भी सेम 4 तरीके हैं, बस प्रॉपर्टी का नाम बैकग्राउंड कलर की जगह हो जाएगा कलर। वहां भी आप आरजीबी यूज कर पाएंगे, वहां भी आप हेक्स वैल्यू यूज कर पाएंगे, वहां भी आप कलर का नाम दे पाएंगे, और आप जो पढ़ के आएंगे आरजीबी ए वो भी आप अप्लाई कर पाएंगे ऑन फॉन्ट्स। तीसरा पॉइंट मैंने बोला कि आगे चलकर मैं आपको यह भी बताऊंगा सीएसएस क्या रिकमेंड करती है, किस बैकग्राउंड के साथ कौन सा फॉन्ट का कलर का कॉम्बिनेशन आपको लेना चाहिए जो यूजर को एक सूदिंग एक्सपीरियंस देगा। इनफैक्ट इससे रिलेटेड एक वेबसाइट भी है जो आपसे आगे शेयर करूंगा, जो आपको गाइड करती है कि ये बैकग्राउंड रख रहे हो तो ये फॉन्ट का कलर रखो, उससे आपकी साइट का लुक एंड फील और बेटर होगा। लेकिन वो हम पढ़ेंगे जब हम डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातों का डिस्कशन करेंगे। अभी बढ़ते हैं अपन आगे। बैकग्राउंड कलर हो गया, अब बात करते हैं बैकग्राउंड पे इमेज कैसे लाते हैं। डालिए टाइटल अगला, सेटिंग बैकग्राउंड इमेज। सेटिंग बैकग्राउंड इमेज लिखिए। टू अप्लाई बैकग्राउंड इमेज वी यूज to apply background image we use the property background dash image. To apply background image we use the property background dash image whose syntax is, आप सिंटेक्स उतारने से पहले दोनों के बारे में बताइए। Who is URL? URL CSS का फंक्शन, जैसे RGB है वैसे URL है। और ये क्या है? पाथ टू द इमेज, ये है इमेज का नाम। उतार ध्यान से। डन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका हो गया, सिंटेक्स हो गया। चलें आगे। व्हाट इज यूआरएल? यूआरएल फंक्शन है, अभी यूज करना सिखा रहा हूं। यूआरएल सीएसएस का फंक्शन है जो आपसे इमेज का पाथ लेगा और वो इमेज आपके पेज पे अप्लाई कर देगा। अभी बताइए पाथ कैसे देंगे? वैसे ही देंगे जैसे आप जानते हैं। अगर इमेज वही है जहां पर एचटीएमएल पेज है तो सिर्फ इमेज का नाम देंगे।
अगर इमेज इस पेज से ऊपर नीचे कहीं है तो उम्मीद करता हूं भूले नहीं होंगे आप डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश वो लगाना पड़ेगा, ये बताने के लिए करंट लोकेशन से एक फोल्डर ऊपर जाओ। इमेज रूट पे कहीं है तो लगाना पड़ेगा फॉरवर्ड स्लैश और देना पड़ेगा इमेज की लोकेशन। तो अब इसी के एग्जांपल्स दिखा रहा हूं आपको मैं। पहला एग्जांपल चेक कीजिए, ये है इमेज सेट करने का पहला एग्जांपल, एग्जांपल 2। क्या बोला जा रहा है ब्राउजर को? ये बोला जा रहा है जो H1 है उसका कलर कर दो वॉयलेट रेड और पूरे पेज के बैकग्राउंड पे एक इमेज लेकर आओ जो कहां पर है, जो करंट फोल्डर से एक फोल्डर पीछे है। करंट फोल्डर कौन सा है हमारा? फटाफट, करंट फोल्डर है हमारा बैकग्राउंड CSS। जरा चेक करते हैं क्या इससे एक फोल्डर पीछे मीडिया है? ये है बैकग्राउंड CSS। इससे एक फोल्डर पीछे गए तो कौन आया? CSS डेमो। क्या CSS डेमो में मीडिया है? हाँ है। इस मीडिया के अंदर इमेजेस है। इस इमेजेस के अंदर friends.jpg दिख रहा है कहीं? ये रहा, ये वाली इमेज है। यही इमेज अपन लोग पुल करेंगे अपने पेज पे। तो अब कैसे करा है वो देखिए आप ध्यान से। तो मैंने लोकेशन दी है डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश मीडिया इमेजेस friends.png। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा ये जो इमेज है ये इतनी बड़ी नहीं है कि ये पूरे पेज को कवर कर ले, तो ब्राउजर इसकी कर देगा टाइलिंग। टाइलिंग मतलब रिपीट। कैसा कैसा रिपीट? हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकल भी। तो इमेज की आपको मल्टीपल कॉपीज नजर आएंगी, दिख रही है मल्टीपल कॉपीज। इन्हें कौन रोकेगा? इन्हें रोकने का काम होगा बैकग्राउंड डैश रिपीट का। फिलहाल इमेज उतनी बार रिपीट होगी जितनी बार से वो पूरा पेज को कर ले कवर। और मैं चाहता हूं नहीं रिपीट भी ना हो और पूरा पेज भी कवर हो जाए, रिपीट भी ना हो पूरा पेज भी कवर हो जाए। तो आखिरी प्रॉपर्टी इस काम के लिए, उसका नाम है बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड रिपीट क्या कंट्रोल करेगी? वो रिपीट ना होना कर देगी, लेकिन इमेज को इतना स्ट्रेच नहीं करेगी कि वो पूरे पेज को कर ले कवर। क्लियर? तो ये छोटा सा एग्जांपल उतारिए, फटाफट बढ़ते हैं आगे। यूआरएल क्लियर हुआ ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यूआरएल एक फंक्शन है जो इमेज का पाथ लेता है और इमेज पुल करके आपके पेज पे ले आएगा। बस पाथ सही होना चाहिए। अब पाथ गलत हुआ तो वही होगा जो आईएनजी टैग में होता था, इमेज ब्रेक हो जाएगी। नोटपैड में खोल रहा हूं, वहां से उतारिए आप ध्यान से पूरा पाथ, क्योंकि आपसे भी यही फोल्डर शेयर होंगे, यही फोल्डर स्ट्रक्चर आपको लेना है। उतार लिया? डाउट? हो गया? सबसे पहला डाउट आदि, आदि बोलिए, माइक ऑन कीजिए। क्या डाउट है आपका? हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आदि आ रही है आवाज, बोलिए। सर ये अपन को जैसे बैकग्राउंड इमेज में अपन ने यूज किया है, बैकग्राउंड इमेज इमेज लेना अपन है, उससे भी हाँ। बैकग्राउंड इमेज से भी ला सकते हैं और अपने पास आईएमजी टैग भी होता है, गलत, राइट? बिल्कुल गलत। बैकग्राउंड इमेज के लिए आईएनजी टैग नहीं होता। आईएनजी टैग से बैकग्राउंड इमेज नहीं आती है आदि, इमेज आती है। फर्क है इमेज और बैकग्राउंड में, फर्क है। सुनो आदि देखो, अगर मैं इसी कोड के अंदर, लिसन वेरी केयरफुली, इसी कोड के अंदर H1 के ऊपर आईएनजी लगा दूं, तो आदि आपको लगता है कि H1 का टेक्स्ट इमेज पे ओवरलैप होगा? बोलिए आदि, यस और नो। अगर मैं H1 के ऊपर आईएनजी टैग लगा दूं तो जो मैंने H1 पे टेक्स्ट लिखा है क्या वो इमेज पे ओवरलैप होगा? नहीं होगा, वो इमेज के बाद आएगा।
लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा शायद, दीजिए मेरे वेब पेज पे टेक्स्ट इमेज पे ओवरलैप हो रहा है। यस, अब आपको मैं दिखाता हूं ये कहां लगता है। नेटफ्लिक्स पे विजिट करा है? नहीं, हमसे पढ़ते हैं। कभी नेटफ्लिक्स पे आप जाइए, ये देख रहे हैं आप, इनके बैकग्राउंड पे इमेज है और ऊपर टेक्स्ट आ रहा है। आपको लग रहा है ये आईएमजी से आई होगी? नहीं, ये आई है विद बैकग्राउंड इमेज। फर्क होता है बैकग्राउंड इमेज और इमेज में। आईएमजी इज फॉर इमेज एट अ पर्टिकुलर पोजिशन, बैकग्राउंड इमेज इज टू कवर द एंटायर बैकग्राउंड। तो अगर यही पेज और आगे बनाएंगे आप, ये बिल्कुल नेटफ्लिक्स का क्लोन सेम टू सेम। ठीक, बस पिक्चरें नहीं दिखा पाएंगे अपन, लेकिन यूआई ऐसा ही होगा। ठीक, पिक्चरें दिखाने के लिए जावास्क्रिप्ट का वेट करेंगे और एपीआई पुल करेंगे जो भी फ्री होंगी। बट अभी के लिए जो ये पेज का डिजाइन है, अगर मैं आपसे बोलूं ये जो बैकग्राउंड में दिख रहा है ये क्या है? ये बैकग्राउंड इमेज है, ये आईएमजी टैग से नहीं आया है। आईएमजी से क्या आएगा? आईएमजी से तो एक इमेज आ जाएगी जिसके आसपास पे आप टेक्स्ट ला पाएंगे। जैसे क्या ये आईएमजी से आया है? ये सब ये आईएमजी है। जो फोटो दिख रही है ना आपको घड़ी की, ये आईएमजी है। लेकिन पूरे बैकग्राउंड पे जो इमेज है वो बैकग्राउंड इमेज से आएगी। आई होप दिस सॉल्व्स द क्वेरी। आदि डाउट दूर हुआ? हाँ, स्टीव जॉब्स वाले में आपने ऐसा करा था, लेकिन आप नोटिस करिए उसमें लॉजिक क्या लगाया था आपने। पढ़ के आइएगा फिर समझ में आएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। और अगर यूआरएल समझाना है तो यूआरएल तो बहुत सिंपल है। यूआरएल अपने आप में एक फंक्शन है जिसका सिर्फ एक ही काम है, आप उसे इमेज देते हैं और वो उस पाथ पे जाकर आपके लिए इमेज पुल करके ले आता है। दैट्स इट, और कुछ काम नहीं है इसका। यूआरएल आपसे इमेज का पाथ लेगा और उस पाथ पे जाकर इमेज पुल करके ले आएगा। आपकी जिम्मेदारी बस इतनी बनती है, आप पाथ सही दें और वो सारे फंडे आपको अप्लाई करने पड़ेंगे जो आपने एंकर टैग के वक्त सीखे थे। जैसे इस एग्जाम्पल में अगर मैं डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाता हूं तो क्या मुझे कुछ प्रॉब्लम जाएगी इमेज को लेकर? बताइए। अगर मैं सिर्फ ऐसे लिख देता हूं तो क्या सोचा जाएगा ब्राउजर या सर्वर की तरफ से? ये सोचा जाएगा जहां CSS ex2 है, कहां पर है? बैकग्राउंड CSS नाम के फोल्डर के अंदर, वहीं पे friends.png है। वो वहां है नहीं, इमेज हो जाएगी ब्रेक। H1 आएगा, हाँ कलर आएगा H1 पे, सब आएगा, लेकिन इमेज नहीं आएगी। क्लियर? ब्रोकन ब्राउजर नहीं दिखा रहा है बैकग्राउंड के लिए, कुछ ब्राउजर दिखाएंगे कुछ इग्नोर करेंगे, बट आप नोटिस करिए आपकी इमेज नहीं आ रही है। कारण सिंपल है, आपने पाथ ही गलत दिया हुआ है। अब इसको सुधार दीजिए, ये करिए, सेव करिए, रन कीजिए, यू विल डेफिनेटली गेट बैक द इमेज। गॉट इट? डाउट दूर हो गया हर्ष? बढ़ूं आगे? जल्दी जल्दी यस नो बोलिए, रुका हुआ हूं मैं आपके रिस्पॉन्स के लिए। गुड, चलिए आगे बढ़िए। ये हुई कहानी इमेज लाने की। अब खाली इमेज लाने से बात बनेगी नहीं, इमेज लाने के बाद उस पर बहुत सारी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी आपको अप्लाई। टाइटल डालिए, पहली सेटिंग बैकग्राउंड। हाँ जी, उसी पे तो आ रहा हूं, प्रॉपर्टी तो है वो। बैकग्राउंड इमेज में रिपीट नहीं है, रिपीट अपने आप में एक अलग प्रॉपर्टी है। तो टाइटल डालिए बैकग्राउंड डैश रिपीट। टाइटल डालिए बैकग्राउंड डैश रिपीट। क्या हो रहा है इससे? जल्दी जल्दी बताइए। आप ये गाइड करते हैं CSS के थ्रू ब्राउजर को, इमेज को लेकर क्या करना है, रिपीट करना है कि नहीं करना है। बाय डिफॉल्ट करता है, आप कहेंगे तो नहीं करेगा। लिखिए, बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी कंट्रोल्स हाउ image will be tiled. How image will be tiled. Its possible values are उतारिए फटाफट, लास्ट में जो 5 दिख रही हैं और जितनों को आप समझा पाए समझाएं। Its possible values are रिपीट। क्या मैं बोल सकता हूं जो रिपीट है ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है? कुछ नहीं बोलोगे तो बैकग्राउंड रिपीट की डिफॉल्ट वैल्यू रिपीट ही है। डू यू एग्री? यस। बदलना हो तो फिर आप बाकी के 4 पे जाएं। अब बताइए, व्हाट अबाउट नो रिपीट? वेरी गुड, नो टाइलिंग। तो इमेज कितने में कितने साइज की आएगी? डिफॉल्ट साइज की आएगी।
जितने की इमेज है उतने की आएगी, और नहीं भर पाई पूरा पेज का बैकग्राउंड तो खाली एरिया नजर आएगा। ठीक है, इमेज बड़ी हुई तो कट जाएगी, बड़ी हुई तो कट जाएगी, छोटी हुई तो खाली एरिया नजर आएगा। अगर आपने बोल दिया नो रिपीट, ठीक है, रिपीट एक्स, क्या होगा, एक्स एक्सिस पे इमेज को रिपीट करा जाएगा। एक्स एक्सिस माने हॉरिजॉन्टल, रिपीट हॉरिजॉन्टली, रिपीट हॉरिजॉन्टली। अभी मैं आपको सबके प्रैक्टिकल दिखाता हूं, फिलहाल आप पॉइंट्स में लिख लीजिए कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल ईशान, हॉरिजॉन्टल टाइलिंग। रिपीट वाई, बहुत बढ़िया, वर्टिकल टाइलिंग। एनी गेसेस अबाउट लास्ट वन? ये क्या है, इनहेरिट? नहीं 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 नहीं, दोनों चीजें अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो गया तो रिपीट हो गया ना, फिर उसमें क्या फर्क रहा फिर? इनहेरिट भैया अभी पढ़ा है आपने। इनहेरिट ये बोलता है कि जो हम इमेज लगा रहे हैं, जिस एलिमेंट पे लगा रहे हैं, उसका जो पेरेंट एलिमेंट है उस पे जो बैकग्राउंड रिपीट सेट है वो इस पे भी कर दो। नहीं आया समझ? थोड़ा आया थोड़ा नहीं आया, समझाता हूं। हो गया, समझाऊं? देखो पहले आप वर्बली सुनो, फिर मैं आपको विद एग्जांपल समझाता हूं। ये हटा दूं, आप लोगों ने लिख लिया? पहले यहां ये लिख लो। अच्छा लिखा नहीं है अपने, इनहेरिट मतलब यूज वैल्यू फ्रॉम पेरेंट्स बैकग्राउंड रिपीट। यूज वैल्यू फ्रॉम पेरेंट्स बैकग्राउंड रिपीट। जो पेरेंट एलिमेंट के लिए बैकग्राउंड रिपीट सेट है वही मुझे भी चाहिए। ठीक है, अब सुनो इनहेरिट के बारे में। हटाऊं, लिख लिया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका हो गया डन? सुनो ध्यान से, मैं ये बोल रहा हूं, इमेजिन करिए ये मेरे पास एक वेब पेज है, वेब पेज में एक टेबल है। आप मानते हो टेबल बॉडी का चाइल्ड हो गया होगा? हो गया होगा। मैंने बॉडी पे कुछ इमेज सेट करी, इमेज का जो रिपीट है वो मैंने बोला रिपीट एक्स। जो इमेज का बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट नहीं होती है, नहीं होती है। तो अगर मैंने टेबल पे कोई नई इमेज रखी तो उसकी इमेज रिपीट होगी होगी। नहीं समझे आप मेरी बात? बॉडी पे एक इमेज रखी, उसका बैकग्राउंड रिपीट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रिपीट। मैंने बोल दिया बैकग्राउंड रिपीट रिपीट एक्स, किसके लिए बोला, बॉडी के लिए। टेबल पे एक इमेज लेकर आया, कुछ नहीं बोला बैकग्राउंड रिपीट के बारे में, तो बैकग्राउंड रिपीट इनहेरिट नहीं होता है। तो टेबल के लिए इमेज का बैकग्राउंड रिपीट रिपीट होगा, बॉडी के लिए क्या था, रिपीट एक्स था, टेबल के लिए क्या हो जाएगा, रिपीट। मैं चाहता हूं नहीं इसके लिए भी वही हो जो बॉडी के लिए है, तो मैं बोल दूंगा इनहेरिट। अभी भी नहीं आया समझ? फिर समझाता हूं। बॉडी पे अपन ने, अच्छा चलो ऐसे चलते हैं, क्या मैं बॉडी और टेबल पे अलग अलग इमेज ला सकता हूं? तो आप बोलोगे हाँ सर ला सकते हैं। जब मैंने बॉडी पे एक इमेज रखी समथिंग समथिंग, टेबल पे एक इमेज रखी, बाय डिफॉल्ट दोनों की इमेज टाइल होगी? हाँ होगी। मैंने बॉडी पे जाकर बोला इसका बैकग्राउंड रिपीट रिपीट एक्स कर दो, बॉडी वाली तो हॉरिजॉन्टली रिपीट होगी बट टेबल वाली दोनों रिपीट होंगी, क्योंकि बैकग्राउंड रिपीट इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी नहीं है। मैं चाहता हूं इनहेरिट हो जाए, मैं चाहता हूं अगर इसका रिपीट एक्स है, किसका, बॉडी का, तो टेबल पे भी इमेज रिपीट एक्स हो, तो मैं बोलूंगा बैकग्राउंड रिपीट ऑफ टेबल्स इमेज शुड बिकम इनहेरिट। क्लियर हुआ? नहीं बोलोगे तो, नहीं बोलोगे तो डिफॉल्ट ले हमेशा होता है रिपीट, बोलोगे तो आप जैसा कहोगे वैसा ले लेगा। आप चाहते हो नहीं सर ऊपर चेंज हो तो नीचे चेंज हो जाए, तो बोल फिर इनहेरिट। यहां ऊपर मैं मान रहा हूं बॉडी की इमेज, नीचे मैं मान रहा हूं टेबल की इमेज, ऐसा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल शुरू करते हैं विद नो रिपीट। ये रहा पहला एग्जांपल नो रिपीट का, गॉट इट? अगर मैं ये नहीं बोलता तो आपको पता ही है क्या होने वाला है। As soon as you'll run the page, you'll get this image. ये डिफॉल्ट है। अच्छा अगर मैं बोल देता रिपीट, तो अगर मैं बैकग्राउंड रिपीट में बोल देता रिपीट, तो भी आप समझ रहे होंगे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये तो है ही। दिस इज द डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ रिपीट प्रॉपर्टी। आई स्टिल गेट इमेज टाइलिंग मल्टीपल टाइम्स, मुझे नहीं चाहिए टाइलिंग। आई से टू ब्राउजर नो रिपीट। नो रिपीट मतलब जितनी है उतनी दिखा दो, और कहां से दिखाओ,
टॉप लेफ्ट कॉर्नर से दिखाओ। तो जहां से मेरा बॉडी स्टार्ट हो रहा है वहां से मेरी इमेज स्टार्ट होगी। ये रहा नो रिपीट का ऑप्शन। बॉडी बड़ी है, हाँ, इमेज छोटी है, इसलिए गैप दिख रहा है। नेटफ्लिक्स ने क्या करा होगा, दो में से एक काम कर सकते हैं वो, या तो उन्होंने इमेज इतनी बड़ी बनाई होगी, लेकिन वो नहीं करा होगा। अगर इमेज इतनी बड़ी बना देंगे तो जितनी मेरे टीवी स्क्रीन की साइज है, मोबाइल की साइज तो उतनी है ही नहीं, तो उन्होंने उसको करा है रेस्पॉन्सिव। और रेस्पॉन्सिव करने के लिए सीएसएस में पहली चीज सेट करी होगी बैकग्राउंड साइज, जो इमेज को उतनी साइज दे देगा जितना बैकग्राउंड का साइज है। वो अभी हम सीखेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये उतार लीजिए फटाफट। पेरेंट डिफरेंट और चाइल्ड डिफरेंट नहीं हो सकता, वो तो होता ही है विवेक, फिर उसके लिए इनहेरिट क्यों बोलेंगे। इनहेरिट बोले पहले इनहेरिट दिखा दूं, इनहेरिट कंफ्यूज कर रहा है, पहले इनहेरिट देख लो। चलो, जो कंफ्यूज कर रहा है वो पहले सॉल्व होना चाहिए। चलो पहले आप कोड देखो। बॉडी है, बॉडी में एक टेबल है ना। जिस कोड को इग्नोर करने को बोलूंगा उसको इग्नोर करना। लाइन 13, 14, 15 इग्नोर करना। लाइन 13, 14, 15 से मैंने टेबल को थोड़ा सा शिफ्ट करा है। बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल में सब कुछ लेफ्ट आता है और ज्यादा ज्यादा ऐसे अलाइन कर पाते हो। अपन लास्ट में सीएसएस में टॉपिक पढ़ेंगे लेआउटिंग। लेआउटिंग में सीएसएस हमें बताएगी तुम जहां बोलो वहां पर पेज पे एलिमेंट रख दिया जाएगा। तो मैंने सीएसएस को बोला है मुझे टेबल की पोजीशन मैं डिसाइड करूंगा और मेरी तरफ से कुछ ये सेटिंग्स है, इनको अभी आप इग्नोर कीजिए। अभी तो आप जो जानते हैं उस पर देखिए। बॉडी पे इमेज है ना। थोड़ा सा पाथ गड़बड़ हो रहा है तो इसको चेंज करूं, नहीं तो इमेज आएगी नहीं। ठीक है, बॉडी पे कौन सी इमेज है, कुछ है BGIMG। टेबल पे बुर्ज है। नाम से इतना तो पता लग रहा होगा दोनों अलग अलग इमेजेस हैं। ठीक है, बॉडी के लिए मैंने बैकग्राउंड रिपीट क्या बोला है, नो रिपीट। तो बॉडी वाली इमेज कितनी बार आएगी, एक बार। टेबल के लिए मैंने कुछ नहीं बोला है, नोटिस कीजिए। तो टेबल की इमेज रिपीट होगी क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू फॉर बैकग्राउंड रिपीट इज रिपीट। पहले इसको देखिए आप, देखिए दो बुर्ज दिख रहे हैं आपको, ये इमेज दो बार रिपीट हो रही है, इसलिए दो बिल्डिंग दिख रही होंगी, राइट। मैं चाहता हूं नहीं, जो बॉडी पे सेट करूं वो टेबल पे भी आए, तो मुझे बोलना पड़ेगा ब्राउजर को, मैं तुम्हें बस इतना कहूंगा बॉडी वाली वैल्यूज इनहेरिट कर लो। अब ये कैसे पता कि बॉडी से ही इनहेरिट होना है, तो उसके लिए थोड़ा नीचे की तरफ आइए। टेबल का पेरेंट कौन, टेबल का पेरेंट बॉडी के H1 नहीं, H1 तो सिबलिंग है टेबल का। सिबलिंग क्या होते हैं, सेम पेरेंट के चाइल्ड, सेम पेरेंट के चाइल्ड। तो टेबल का पेरेंट बॉडी है, बॉडी पे जो प्रॉपर्टी लगी होगी वो प्रॉपर्टी आएगी टेबल पे जब आपने बोला होगा इनहेरिट, राइट। अब आपने अगर इनहेरिट बोल दिया तो बॉडी पे क्या रिपीटेशन है, नो रिपीट, तो फिर टेबल भी हो जाएगी नो रिपीट। अब आप आपके बैचमेट के सवाल का जवाब दें। पेरेंट डिफरेंट और चाइल्ड डिफरेंट नहीं हो सकता, वो तो हो ही सकता है, उसके लिए इनहेरिट बोलने की क्या जरूरत है। मुझे लग रहा है पेरेंट हो रहा है नो रिपीट, मैं चाइल्ड को करना चाहूंगा, सपोज करिए रिपीट X। हालांकि मेरी टेबल इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन अगर मैं टेबल के लिए कुछ साइज वगैरह दे दूं और बोल दूं टेबल की विड्थ कर दी जाए 400 पिक्सल्स, सपोज करिए, तो अब आप मुझे बताइए जब मैं पेज रन करूंगा तो आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे रिपीट होगी। अगर आप चाहते हैं नहीं मैं जैसा चाहूं वैसा ही हो, मतलब इनहेरिट वाला ही हो, तो आप इस प्रॉपर्टी को चेंज करके यहां कर देंगे, बहुत बढ़िया, यहां कर देंगे आप इनहेरिट। इनहेरिट करके आप ब्राउजर को यह कन्वे कर रहे हैं कि जो पेरेंट पे रिपीट सेट है वो ही रिपीट अपन को टेबल पे चाहिए। अब पेरेंट पे अगर नो रिपीट है तो यहां भी नो रिपीट, और पेरेंट पे अगर मैंने बोल दिया रिपीट X तो क्या होने वाला है, पेरेंट पे X एक्सेस पे इमेज रिपीट होगी, चाइल्ड पे भी X एक्सेस पे रिपीट होगी। तो जो बैकग्राउंड शेड था वो कितनी बार आएगा, हॉरिजॉन्टली मल्टीपल टाइम्स, जब तक ये पूरी रो कवर ना कर ले। और टेबल पे भी बुर्ज खलीफा की इमेज हॉरिजॉन्टली रिपीट होगी। दिस इज हाउ इनहेरिट वर्क्स। शशिकांत का डाउट, डायरेक्ट भी तो नो रिपीट दे सकते हैं ना, हाँ बेटा, लेकिन अगर बॉडी पे कोई चेंज करा तो टेबल नो रिपीट ही रह जाएगी ना। इनहेरिट करने का क्या बेनिफिट है, इनहेरिट करने का बेनिफिट ये है हम बॉडी पे अगर चेंज करेंगे तो चाइल्ड पे भी चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहां नो रिपीट कहूंगा, मुझे बताइए, अगर मैंने यहां पर बोल दिया नो रिपीट तो क्या टेबल पे अगर बॉडी पे मैं कोई चेंज करूंगा तो टेबल पे चेंज आएगा, बोलो शशिकांत।
मैंने बोल दिया यहां नो रिपीट, और मैंने बॉडी पे बोल दिया है रिपीट एक्स, तो क्या रिपीट एक्स का असर मेरे को टेबल पे दिखेगा? नहीं दिखेगा। टेबल अभी भी बैठी रहेगी ये पकड़ के कि उसको इमेज रिपीट करनी नहीं है। मैं चाहता हूं जो मैं बॉडी पे करूं वो टेबल पे इफेक्ट दिखाए, तो अपन यहां पर बोलेंगे इनहेरिट। बस इतनी सी बात मैं समझा रहा हूं। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, चलिए तो वापस लौटते हैं अपने मेन एग्जांपल पे। ये था हमारा एग्जांपल बैकग्राउंड इमेज को रिपीटिंग से रोकने का, और वो ये था नो रिपीट। अब आइए इस पे, इस वाले एग्जांपल में क्या हो रहा है? अच्छा आपने उतारा, नहीं उतारे, उतारे फटाफट स्टाइल उतारिए पहले। और बैकग्राउंड रिपीट दे रहे हैं तो इमेज देना जरूरी है। हाँ, रिपीट किसको रिपीट करने से रोकेगा, इसलिए इमेज होना जरूरी है। हो गया जी हर्ष? डिफॉल्ट रिपीट ही रहता है तो एडिशनल रिपीट का क्या यूज है? उस डिफॉल्ट बिहेवियर को चेंज करना। डिफॉल्ट रिपीट रहता है, मुझे रिपीट नहीं करना है, तो फिर तो रिपीट बोलना पड़ेगा ना बैकग्राउंड रिपीट के साथ, राइट? और अगर आपको लग रहा है सर ऐसे लिखने का क्या मतलब है, ऐसे लिखने का कोई मतलब नहीं है। ये लिखकर हम सिर्फ ये प्रूव कर रहे हैं कि बैकग्राउंड रिपीट की डिफॉल्ट वैल्यू रिपीट ही होती है। नहीं भी दोगे तो रिपीट होगा, और ऐसे लिखोगे तो भी रिपीट ही होगा। नहीं करना है रिपीट तो हम बोलेंगे नो रिपीट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ रहा है रिपीट एक्स। वो आप देख ही चुके हो, एक बार और देख लीजिए। आपने बोला रिपीट एक्स, अब क्या होगा? अब ये जो फ्रेंड्स वाली इमेज है ये हॉरिजॉन्टली रिपीट होगी, पूरा पेज कवर करेगी? नहीं, विड्थ वाइज कवर करेगी, हाइट वाइज नहीं करेगी। ठीक है, तो चेक करके देखिए, विड्थ वाइज कवर कर रही है, और अगर आप बॉटम पे देखें तो पैच खाली दिख रहा है आपको, तो ये हॉरिजॉन्टल रिपीटेशन। ठीक है, इसी तरह से है रिपीट वाई। एक लिख लिया तो बाकी लिखिएगा मत, तो समझ ही रहे होंगे आप। बैकग्राउंड रिपीट में रिपीट वाई करेंगे तो इमेज वर्टिकली रिपीट होगी। ये हो गया वर्टिकल रिपीटेशन, राइट साइड पे आपको पैच दिखेगा। ठीक है, अब आइए इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, बहुत ही काम की। टाइटल डालिए कंट्रोलिंग पोजीशन, कंट्रोलिंग बैकग्राउंड पोजीशन। लिखिए बाय डिफॉल्ट इमेज अपीयर्स, बाय डिफॉल्ट इमेज अपीयर्स कहां से? अपने कंटेनर के टॉप लेफ्ट से। बाय डिफॉल्ट इमेज अपीयर्स ऑन टॉप लेफ्ट ऑफ इट्स कंटेनर। By default image appears on top left of its container, but we can change its location by using background dash position. We can change its location by using background dash position. ठीक है, अब रुक जाइएगा 2 मिनट। बैकग्राउंड पोजीशन के लिए कितनी तरह की वैल्यूज हैं? 12 है ना। इन 12 में से याद रखिएगा ये कहलाते हैं CSS कीवर्ड्स। प्रोग्रामिंग में कीवर्ड होते हैं जिनका मतलब ब्राउजर सॉरी कंपाइलर को पता होता है, ऐसे CSS में कुछ कीवर्ड्स हैं जिनका मतलब ब्राउजर को पता है। अगर आपने बोला लेफ्ट टॉप तो ये है आपका लेफ्ट टॉप पोजीशन। अगर आपने बोला लेफ्ट बॉटम, ये है लेफ्ट बॉटम। इफ यू सेड लेफ्ट सेंटर, ये कहीं होगा लेफ्ट सेंटर। अगर आपने कहा राइट सेंटर, ये होगा राइट सेंटर। अगर आपने बोला राइट टॉप, ये होगा राइट टॉप। आगे आप बताओ। अगर आपने बोला राइट बॉटम, तो ये होगा राइट बॉटम RB।
अगर आपने बोला सेंटर राइट टॉप हो गया, राइट बॉटम भी हो गया, सेंटर टॉप, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टॉप सेंटर में। अगर आपने बोला सेंटर बॉटम, ये सेंटर बॉटम है। और अगर आपने बोला सेंटर सेंटर, ये है सेंटर सेंटर। ये फिक्स है जगह जी। अगर आपको लग रहा है नहीं सर थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा सर इधर, तो फिर आप एग्जैक्ट पोजीशन बताइए, लेफ्ट और राइट से कितना अंदर की तरफ, या ये पोजीशन दे सकते हैं आप पिक्सल्स में। इन दोनों में क्या फर्क है अभी अपन देखते हैं, बट अभी मान लीजिए ये आपको पूरी एब्सोल्यूट पोजीशन बताने देगी, और यहां आप पोजीशन नहीं बता रहे हैं, आप सिर्फ कीवर्ड यूज कर रहे हैं। पोजीशन कैलकुलेट का काम ब्राउजर का। ठीक है, उतार लीजिए फटाफट 12 वैल्यूज, एक लाइन लिखिए, इट्स पॉसिबल वैल्यूज आर, ये डायग्राम हटा दूं, इट्स पॉसिबल वैल्यूज आर, उतारिए ध्यान से, लिख लिया ऑल 12 वैल्यूज। सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट में ध्यान से उतारिएगा, एक में परसेंट का सिंबल है, एक में पीएक्स होगा। पीएक्स यहां दिख नहीं रहा होगा, कोड में लिखेंगे अपन। जी, लेफ्ट परसेंटेज, टॉप परसेंटेज, उसके नीचे एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, एब्सोल्यूट वैल्यूज। एब्सोल्यूट मतलब आप एग्जैक्टली बता रहे हैं कहां इमेज रखनी है। कुछ नहीं, जो दिख रहा है बस ऐसे ही उतार लीजिए संजय। लेफ्ट परसेंट टॉप परसेंट लिख लीजिए, वही लिखा हुआ है यहां। कोड करेंगे तो वहां परसेंटेज तो परसेंटेज रहेगा, लेफ्ट और टॉप की जगह नंबर आ जाएंगे। जैसे कुछ ऐसा, इसका एक छोटा सा एग्जांपल ऐसा है, 25%, 75%। अब इसका क्या मतलब है वो प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए फ्राइडे लेते हैं इसका प्रैक्टिकल, बैकग्राउंड खत्म करते हैं और चलते हैं फॉन्ट की तरफ। वेलकम। जावा भी है और